नमस्ते। मेरे साथ आज अनुपम जी हैं। अनुपम जी, आपका मैं तो ये कहूँगा कि इतने दिनों की मेहनत, अ, लेकिन मैं अपने को व्यक्तिगत रूप से कह दूँ, हम लोग बहुत साल से, पिछले जब से 2014 से थोड़ा समझने में लगा, 2-4 महीना कि ये क्या चीज़ आ गए हैं, क्या बवाल है। लेकिन लगातार हम सब लोगों की कोशिश थी, लेकिन अंतोगत्वा इस देश के बच्चों ने, इस देश के छात्रों ने ही रास्ता दिखाया। और मैं 2 चीज़ों को हरदम मानता हूँ कि देश में कुछ लोगों का मानना है कि बहुत बड़ा बुरा हुआ। मुझे लगता है कि दुनिया में एक बार फिर से हिंदुस्तान में ये एस्टैब्लिश हो गया कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मज़बूत हैं। अ, आरएसएस और इस तरह की विचारधारा आ जाए, वो उसका बिगाड़े ही नहीं। दूसरा एक चीज़ और एस्टैब्लिश हुई, मालूम नहीं, हम लोगों को हरदम लगता था कि जो, मतलब मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा है आपसे, लेकिन जो यंग बच्चों के लिए लगता था कि ये क्या गांधी को जानते हैं, इन लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह का आंदोलन जंतर मंतर में और दिल्ली में देखा गया, और उसके बाद वो पूरे देश में हुआ, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, साउथ में हुआ, वो एक बार फिर स्टैब्लिश कर गया कि इस देश में गांधी जिंदा है और गांधी इस देश के डीएनए में है। जिस तरह की बर्बरता हुई थी, जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ था, गांधी होते आज तो बहुत खुश होते, क्योंकि जिस तरह से रिस्पॉन्स आया वो हिंसात्मक हो सकता था, क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में हिंसात्मक रिस्पॉन्स हुआ, हमारे यहाँ हिंसात्मक नहीं हुआ। सारे प्रोवोकेशंस थे। अ, मैं एक, मोदी जी की बात बाद में करेंगे, क्योंकि उससे फिर वो सारा मामला ही, एक बहुत बड़ी बात अनुपम जी ये हुई है, जो आप लोग कहते थे, पहली बार इस देश में अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। कोई तो जिम्मेदारी ले, और वो जिम्मेदारी के रूप में धर्मेंद्र प्रधान गए। अब आप लोग जिम्मेदारी कह रहे हैं कि भाई हमें अमित शाह जी ये बता दें कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, और अगर किसी की नहीं है तो उनकी तो है ही, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके। मैं इन सारे विषयों पे खास करके अकाउंटेबिलिटी, और जो छात्रों ने आगे दिखाया, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि छात्रों ने रास्ता दिखाया, बाद में पॉलिटिकल पार्टीज और ये लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। थोड़ा इन दोनों चीजों पे, अकाउंटेबिलिटी और छात्रों का ये प्रदर्शन। जी जी। नहीं, जवाबदेही जो है ना, आपने इस पूरे से जो अगर एक शब्द निकाला है तो वो जवाबदेही है, और बिल्कुल उचित शब्द निकाला है मुझे लगता है। क्योंकि पिछले 10-12 सालों में अगर कोई एक चीज विलुप्त हुई थी हम लोगों के डिस्कोर्स से, तो वो जवाबदेही ही थी, अकाउंटेबिलिटी ही था। और एक मायने में अभी भी प्रयास हो रहा है इस राउंड ऑफ मूवमेंट के समापन के बाद। आप देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू शिफ्ट द ओनस ऑन टू द प्रोटेस्टर्स। अभी भी मतलब हम जैसे लोग और स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं कि आपने जो ब्रुटैलिटी किया, उसके बाद आपको आइडियली संसद के पटल पर खड़े होकर उन छात्रों से, उनके अभिभावकों से माफी मांगना चाहिए कि चलिए, हमसे गलती हुई, चूक हुई, आप हमारे बच्चे हैं। और स्टेट का रिप्रेशन इस तरह का अपने बच्चों के साथ तो नहीं होना चाहिए। इस माफी की डिमांड हम सब कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री रात के 12 बजे आजकल वीडियो बनाते हैं सेल्फी मोड में, ताकि उनको लगता है कि इससे जेनजी कनेक्ट हो जाएगा। और वो वीडियो बना के कहते हैं कि मैंने माफ कर दिया तुम लोगों को। जो लोग उनसे माफी की अपेक्षा कर रहे हैं, उनको वो आके कह रहे हैं कि मैंने आपको माफ कर दिया है, क्योंकि आपने गाली दे दिया। और उसमें से चिन्हित करके एक दो बच्चों को जिन्होंने अपशब्द बोला। और ये इंपॉर्टेंट है आनंद जी, इस बात पे थोड़ी सी बात करना, क्योंकि ये बहुत बहुत तरीके से ये लोग एक एक आदमी तक इस बात को पहुंचा रहे हैं कि देखिए, इतने 80 वर्षीय व्यक्ति को गाली दी गई, हमारे प्रधानमंत्री गार्जियन सम्मुख व्यक्ति को गाली दी गई। ये पूरा नैरेटिव फैलाया जा रहा है बहुत स्ट्रांगली। बात जो हर आम आदमी को समझना चाहिए कि जब बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे या कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रोटेस्ट करेगा जिसकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है, जो मूवमेंट का आदमी नहीं है, जो बिल्कुल आम आदमी है, तो प्रोटेस्ट कैसे करेगा? मेरे जैसा आदमी मतलब हो सकता है अपना बहुत आक्रोश व्यक्त कर दे बिना कोई अपशब्द का इस्तेमाल किए हुए, कि हमारी ट्रेनिंग है उस तरह की, हम पॉलिटिकल लोग हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जब आप उनके साथ अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे, रिप्रेशन करेंगे, तो उनके पास वो भाषा नहीं होती है। तो उनके पास जो भाषा है, उस भाषा में वो उस बात को रखेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, इस बात को समझना चाहिए। तो आपने अकाउंटेबिलिटी से शुरू किया था, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में यही होता आया है कि जो सत्ता में है, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है।
और सारी जवाबदेही नागरिकों की है। जो सरकार से सवाल पूछे, जवाबदेही भी उन्हीं की है कि आप सवाल भी ढंग से पूछिए। आपको जवाब मिले ना मिले वो बात की बात है, वो जवाबदेही नहीं चाहिए, लेकिन सवाल पूछने वाले की जवाबदेही होनी चाहिए कि आपको सवाल इस मोड में, इस ढंग से, इस पैराग्राफ में, इस तरह से सजा के करना है। कैसे सवाल करना है ये सत्ता बताएगी, और आप ऐसे सवाल नहीं करेंगे तो फिर हम आपको सजा देंगे, लेकिन हम सवाल को सुनेंगे भी नहीं, जवाब भी नहीं देंगे। ये था अकाउंटेबिलिटी का डेफिनेशन। उसको रीसेट किया है इस प्रोटेस्ट ने, अभी जो हुआ है। ये बिल्कुल वाजिब बात और सही बात आप कह रहे हैं। और इन सब में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो ये कि देखिए, ये प्रोटेस्ट नीट पेपर लीक इश्यू से ट्रिगर हुआ, शुरू हुआ, लेकिन उसमें जो ऊर्जा आई वो एक एक्यूमुलेटेड एंगर था, अलग अलग तरह के इनजस्टिसेस था जो इस देश के युवाओं के साथ हो रहा है। और वो गुस्सा सिर्फ नीट पेपर लीक का नहीं था, वो गुस्सा भविष्य अंधकारमय होने के कारण था। वो इस कारण से अपने एंगर को एक्सप्रेस कर रहे थे। जंतर मंतर पे जो चल रहा था, वो जो वहां जो प्रोटेस्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनको ना मंच से मतलब था, ना किसी नेता से मतलब था, ना किसी संगठन से मतलब था, ना किसी की भाषणबाजी से मतलब था। ये एक अलग तरह का प्रोटेस्ट था, एक यूथ फेस्ट जैसा था, एक एग्जीबिशन जैसा था। वहां घूमते आप तो देखते तो समझ में आ जाए। हाँ, तो नहीं, मैं कह रहा था कि जो एकमात्र कॉमन थ्रेड इस प्रोटेस्ट में था वो था एंगर अगेंस्ट मोदी। ये एक चीज था जो सभी छात्रों को बांधे हुए था। कोई संगठन बांधे हुए नहीं था, कोई नेता बांधे हुए नहीं था, कोई मंच बांधे हुए नहीं, मंच से किसी भाषण की अपेक्षा नहीं थी। और ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें भाषणबाजी हुई ही नहीं, और जिसमें एक तरह का यूथ फेस्ट था, एग्जीबिशन था, सब अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से कह रहे थे। मैं अनुपम जी एक बात मैं और कहूंगा, देखिए दो तीन चीजें होता क्या है कि जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत क्लोजली देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। मैं 19-20 को दिल्ली गया भी था। एक फर्क मैंने और देखा जो जनरली आंदोलन में अभी तक नहीं देखा था। बच्चियां बहुत मात्रा में थी और बच्चों के माँ बाप वहां पार्टिसिपेट कर रहे थे, और ये अद्भुत था। और मेरे तमाम दोस्त हैं, नाम लेना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि वो लोग नौकरी में, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के एक सेक्रेटरी लेवल का एक मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनके यहाँ मैं 2 दिन पहले गया था। इको गार्डन में कॉल थी कि 24 तारीख को वो उसने कहा मेरी लड़की है, वो कह रही कि मैं तो जाऊंगी, और कह रहे हैं, मैं उससे कह रहे हूँ बेटा यहाँ मत जाओ, मेरे भाई मेरी पोजीशन ऑकवर्ड होगी। तो कह रहे मैं आपकी गाड़ी से ले जाऊँ, मैं तो अपने दोस्त के साथ जाऊंगी। तो ये उससे कह रहे थे तुम दिल्ली चली जाओ, यहाँ पे मत जाओ, मैं तुम्हें मतलब बच्चे इस हद तक ये थे। और ये देखिए एक चीज अनुपम जी बता दें, ये आप मालूम नहीं, हम सबके घर में हो रहा है। आपको मैं उसको मैं कोई खराब में नहीं कह रहा हूं। आपके पिताजी, आपके बड़े, अगर कोई बड़ा भाई भी कहता था कि भाई कोई हमसे पूछो मत, क्यों नहीं जाना है तो नहीं जाना है, तो आप उसमें रीजनिंग नहीं करते थे। आज की इस जनरेशन को, मेरे घर के बच्चों को आप ये नहीं कह सकते नहीं बताइए क्यों नहीं जाना है, भाई आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि इसलिए नहीं जाना है, और वो हमारे पास कोई उचित उत्तर नहीं है। तो मैं इस चीज को भी जरा करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक और चीज नई इस आंदोलन ने एक ये दिशा दी अनुपम जी, काम आसान हो गया है शायद आपका। जी, जी। नहीं, तो मैं एक बात कह रहा था कि आपने लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया था आनंद जी, जिसमें एक जी सत्र जी था, जी जेन ज़ी के ऊपर ही चर्चा थी, और शायद उसका शीर्षक कुछ ऐसा था कि जेन ज़ी को क्यों बदनाम किया जा रहा है इस समय, कुछ ऐसा कुछ था। जी और उस दिन हम लोग जेन ज़ी की परिभाषा क्या है उस पे बात कर रहे थे। और ये जो आपने बात कही कि ये जो वर्ग है जिसको हम जेन ज़ी कह रहे हैं, ये देखिए इसकी परिभाषा में, इसके डेफिनेशन में ये है कि अगर कोई एक चीज जिससे ये सेक्शन ऑफ यूथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है तो वो है फ्रीडम। आप इसको रोक टोक करके बिना आर्गुमेंट के कोई बात, इसको जो बात आपने कही कि मतलब हमने कहा है तो बस मान जाओ, नो मतलब नो, बात खत्म, तो बात खत्म नहीं होती है इस पीढ़ी के साथ। जी और जिस जनरेशन का सबसे फंडामेंटल कोर वैल्यू ही फ्रीडम हो, वो कैसे बीजेपी जैसी पार्टी से रिलेट कर सके, जिसकी सारी राजनीति ही चॉइसेस को रेगुलेट करने की है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बोलना है नहीं बोलना है, किसकी आलोचना करनी है कितनी करनी है। तो ये तो रिएक्शन में बहुत सारी बातें बोलेगा क्योंकि इनको बोलने से रोका जा रहा है। तो एक बात तो हमको समझ लेना चाहिए कि ये जनरेशन फंडामेंटली अपोज्ड टू पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी,
अगर बीजेपी पार्टी ना भी बोले तो कम से कम जिस राजनीति को नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट करते हैं उस राजनीति से फंडामेंटली अपोज्ड सेक्शन ऑफ यूथ है, और वो फूटा गुस्सा इस समय हमको दिखा। तो उन बहुत नेचुरल था होना, उसको एक माध्यम मिला, एक वेंट मिला, और वो निकला है। और मुझे लगता है कि अभी भी आत्मा जो है वो अतृप्त है जेनजी की। वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से तृप्त हो जाने वाला मामला नहीं था। वो तो उसके जो कोर में जो लोग थे उन्होंने बांध रखा था, कॉन्टूर्स बना रखे थे कि नहीं नहीं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई भी जिसने उस प्रोटेस्ट में, उस मूवमेंट में जो जंतर मंतर पे गया होगा, उसको समझ में आ जाएगा कि उस जेनजी का गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान के प्रति था या नरेंद्र मोदी के प्रति था। तो हर किसी को पता है कि गुस्सा किसके प्रति था। इसीलिए जब अगली बार ये इस तरह का आंदोलन शुरू होगा तो मुझे लगता है कि वो सत्ता परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। जी नहीं, मैं आंदोलन का सत्र निकाल रहा था जिसमें आप थे, जेनजी फ्यूचर ऑफ इंडिया नॉट अ थ्रेट, उसका शीर्षक ये था। और शायद उस समय हम लोगों को ये नहीं लगा था कि इतनी जल्दी ये होने जा रहा है। ईमानदारी से मैं बताऊं, मुझे नहीं लगा था कि जनवरी में बात करेंगे और जुलाई में। मैंने उस दिन भी कहा था ये 6 महीने में भी हो सकता है। जी जी जी। तो ये है जेनजी फ्यूचर ऑफ इंडिया नॉट अ थ्रेट। मैं एक चीज और जरा समझ लूं, एक बहुत बड़ा और काम हुआ है। 20 जुलाई को इस देश से डर खत्म हो गया है। ये हम सब लोगों का भाई एक डर रहता था। हम तो एडमिट करते हैं, क्योंकि मैं कहता था कि जब भी मैं रोज रात में ऑफिस बंद करता हूं तो पता नहीं रहता है कि दूसरे दिन ऑफिस खुलेगा कि नहीं खुलेगा। और ये पिछले 4-5 साल से था, ये कोई 2 दिन का नहीं था। एक घर में डर रहता था। आप हो सकता है सार्वजनिक रूप से बहुत से लोग नहीं तैयार हो, लेकिन आप भी घर से बाहर निकलते हैं तो जो भी आपके खैर खां हैं, माँ हैं, उनके मन में एक कहीं ना कहीं तो एक फिक्र रहती थी। वो डर खत्म हो गया 20 जुलाई को। लाठीचार्ज के बाद इस देश से डर खत्म हो गया। मैं इस पे भी एक जरा, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है? जी नहीं, मैं बिल्कुल आपने बिल्कुल परफेक्ट बात कही है। और मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन था, मुझे लगता है ये 24-25 तारीख को जिस दिन ये घोषणा हुई कि अब आंदोलन कॉल ऑफ होगा, तो मैंने कई साथियों से फोन पे बात की, और कई हमारे साथी इस आइडिया के भी थे कि नहीं, इसके पीछे इस तरह के लोग हैं जो एनर्जी को फिजल आउट करना चाहते हैं। मैं उसमें उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिल्कुल यकीन नहीं रखता हूँ। और मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था कि सबसे बड़ी उपलब्धि इन प्रोटेस्ट की और हमारे जेनजी का ये है कि इन्होंने हम सब के अंदर से उस भय को खत्म कर दिया। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे उस वक्त जो वातावरण था, और जब ये खत्म हुआ है उस वक्त जो है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इतना फर्क है कि आप देखिए, क्या आप इमेजिन कर सकते थे आज से 6 महीना पहले भी कि बिहार सरकार एक साथ पूरे प्रदेश में जितने भी एफआईआर हुए हैं स्टूडेंट्स के ऊपर सब वापस ले लेगी? इस तरह के तो मतलब भाषा में ही नहीं जाती थी बीजेपी कभी भी। और ये एक स्टेट में नहीं, हर जगह। तो ये कितना डिफेंसिव है, कितना, तो सरकार कितना डरी हुई है, और नागरिकों का और युवाओं के अंदर से डर कितना खत्म हो गया है, कितना कम हो गया है, ये तो बहुत मतलब ये हवा में हम फील कर सकते हैं इस बात को इस समय। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि ये सेमीफाइनल था, जो फाइनल शोडाउन होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग था। अब जो होगा उसमें डर नहीं होगा, वहां से हम शुरू कर रहे होंगे, तो वो बहुत बड़ी बात होगी, और इसलिए उसका स्वरूप बिल्कुल अलग होगा। अनुपम जी, एक चीज और हम समझे, क्योंकि आप मूल रूप से बिहार से आप आते हैं, आप दोनों शहर का, इस आंदोलन में एक चीज और देखिए, धर्म की बात पूरे आंदोलन में कहीं हुई ही नहीं, जात की बात नहीं हुई। नहीं तो ये हरदम हो जाता है अपर कास्ट, बैकवर्ड, दलित, इसमें इतने लोग इतने आ जाएं, दलित कहाँ हैं, वो कहाँ। जात की बात नहीं हुई, धर्म की बात नहीं हुई, जेंडर की बात नहीं हुई। इसमें एक बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा इसकी उपलब्धि मानता हूं, पहली बार मैंने देखा गांव, कस्बा और शहर एक हो गया था। जो बच्चे गांव की पृष्ठभूमि से थे, जो बच्चे बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे थे, वो एक साथ नारा लगा रहे थे, वो एक साथ खा पी रहे थे, वो एक साथ रात में सो रहे थे। मैं इस पे जरा, क्योंकि इसको जरा मैं समझना चाहूंगा। एग्जैक्टली इसी पे जो आपने सत्र आयोजित किया था, उसमें एक प्रश्न आया कि जो शहर का जेनजी है वो अलग है, जो ग्रामीण जेनजी है वो अलग है, जो दलित जेनजी है वो अलग है। मुझे याद है ये सवाल आया था और मुझसे ही पूछा गया था।
और मुझे लगता है कि बहुत रेलेवेंट है वो डिस्कशन, उसको निकाल के दोबारा आपको चला चैनल देना पे चाहिए, लाके हाँ चलाना चाहिए। हाँ, चलाना चाहिए। और करेक्ट। मैंने उसमें कहा था कि हम जब एस्पिरेशंस की बात करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ एस्पिरेशंस, कटिंग अक्रॉस रूरल अर्बन बैकग्राउंड, कास्ट आइडेंटिटीज, रिलीजियस आइडेंटिटीज, जिसको हम जेन ज़ी कर रहे हैं वो सब एस्पिरेशनल क्लास है। उसको आप पढ़ा लिखा मानते हो, निरक्षर मानते हो, उसको आप किसी वर्ग से मानते हो, ये आइडेंटिटी वो है जो सुपरसीड करती है कई सारे आइडेंटिटीज को। तो आप उस जेन ज़ी के अंदर इतनी सारी आइडेंटिटीज ढूंढने की गलती और गड़बड़ी मत करिए, क्योंकि जो सत्ता है वो चाहती है कि आप हर जगह ये सब ढूंढ ढूंढ के फिर से वही काम करें जो जिसमें विभाजन हो जाएगा किसी न किसी रूप में। तो देखिए, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि का हो, शहरी पृष्ठभूमि का हो, कोई कोई इंजीनियर हो या बिल्कुल 10वीं पास हो कोई, लेकिन हमारे देश के युवाओं की जो महत्वाकांक्षा है, जो एस्पिरेशंस है, वो सब ऊंचे आसमान में। हमारे जी। देश के जेन ज़ी का जो जेन ज़ी है वो एस्पिरेशनल क्लास है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, मैं ये बात कह रहा हूं। करेक्ट। और उसको जब चैलेंज किया जाएगा, जैसे मैंने वो फ्रीडम वाली बात कही, तो जेन ज़ी का कोर फंडामेंटल है कि भाई वो उसको उसको फ्रीडम पे रुकावट पसंद नहीं है। तो फिर वो फ्रीडम पे रुकावट पसंद नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहर का जो अर्बन एलिट जेन ज़ी है सिर्फ उसको फ्रीडम पसंद है, और जो ग्रामीण जो है जिसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है उसको फ्रीडम, उसको चल जाएगा, ऐसा नहीं। तो ये वर्ग जो है, और जितना हम इसको समझते हैं, बहुत लोग इस भ्रम में रहते हैं कि ये सेक्शन उतना इन्फॉर्म्ड नहीं है, उतना वेल रेड नहीं है, इसके पढ़ने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इन्फॉर्म्ड नहीं है। ये हो सकता है कि हम किताबों में पढ़ रहे हैं, इनके इनके इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन ये भी वेल रेड इन्फॉर्म्ड उतने ही है। लेकिन उसको लेकर अपने सर पे लोड लेके नहीं घूमते हैं कि मुझे पता है कि डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे। अगर किसी जेन ज़ी को पता है, तो वो फिर सामने वाले को ज्ञान जबरदस्ती नहीं देता है, वो तो एक तो ज्ञान देने वालों से दिक्कत है। इसलिए मैंने कहा ना, इस प्रोटेस्ट में आपने देखा भाषणबाजी नहीं हुई। ना। और मतलब कोई कोई भाषण दे नहीं रहा और कोई भाषण सुन नहीं रहा। सब अब कोई 5-10 की टोली में, कोई 50-100 की टोली में अपना मनोरंजन कर रहे हैं, अपनी बात अपने क्रिएटिव अंदाज में कह रहे हैं। तो इनकी भाषा अलग है, बात बोलने का तरीका अलग है, रिसीव करने का तरीका अलग है। हम उसको अगर समझ सकेंगे तो रिलेट कर पाएंगे, रिलेट करेंगे तो उनके समस्याओं को सुलझाने में हमें थोड़ी आसानी होगी। और जो करेक्ट। प्रधानमंत्री कम से कम अभी कर रहे हैं, ये काम नहीं करेंगे अगर जी। मैं सही में एक समझेंगे कि ये क्या है जी, तो। अनुपम जी, एक और चीज हुई है जो, मतलब मैं यूपी में, मेरे यहाँ पे पास में एक फतेहपुर जगह है, कई जगह हुआ, जी। जो जन अल्फा बोल रहे हैं, जिसको 2010 से 2025 के बीच में जो पैदा हुए हैं बच्चे, मैं अपने घर, मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो बंबई के एक महंगे स्कूल, उसको भी था कि कुछ हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसके अभी यहाँ पे बच्चे अच्छे खासे बाहर, मतलब ये 5वीं 6वीं में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां बाहर सड़क पे निकल आए हैं। आप क्या कर लोगे इनका भाई? आप इनका घर में कुछ नहीं कर सकते हो, आप इसको, इनका आप कर क्या लोगे? तो मुझे ऐसा सही बात। लगता है कि ये एक, मतलब मैं तो इसको बहुत ही सुखद, और मोदी जी को इस देश में फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहिए। गांधी को लाठी के जवाब में लाठी नहीं थी। अनुपम जी, अगर आप खुद सोचिए, मैं तो ये दहल जाता हूं कि जो मोदी जी कह रहे हैं ना, माफी मांगो मांगो, अगर इन बच्चों ने वो लाठी के जवाब में लाठी उठा ली होती तो दिल्ली उस दिन बचता नहीं। यस। दिल्ली बचता नहीं। ये शायद मोदी जी को अंदाज नहीं है, या अंदाज है तो वो कराना चाहते हैं कि ये हो जाए। लेकिन मैं इस पे भी एक आपकी छोटी टिप्पणी कहूंगा, इतना अहिंसात्मक आंदोलन कैसे हो सकता है? क्योंकि ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, जैसा हम और आप मान रहे हैं, कोई पॉलिटिकल वो लोग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अहिंसा, इसका मतलब इस देश की घुट्टी में हम लोगों के गांधी तो है। मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक तो इस देश की अंतरात्मा में गांधी है, और दूसरी बात, ये देश मूल रूप से मध्यम मार्गी देश है, सिर्फ विचारधारा के मामले में नहीं, एक्सप्रेशंस के मामले में भी। सो वी आर नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट कंट्री फंडामेंटली, और वो एक्सट्रीम किसी भी तरफ का, किसी भी रूप का एक्सट्रीम हो। तो जब ये बात कहा जाता है ना कि हम बुद्ध महावीर की परंपरा वाले लोग रहे हैं, और हमने हिंदू धर्म में भी जिनको पूजा है वो सभी मध्यम मार्गी विचार के देवता रहे हैं। करेक्ट, भगवान करेक्ट। राम हो, कृष्ण हो, मतलब कोई एक्सट्रीमिस्ट हमारा आइकॉन नहीं रहा है कभी भी भारत के इतिहास में, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में। तो भारत की जो मिट्टी है, जो तासीर है,
उसमें एक्सट्रीमिज्म है ही नहीं। तो इसलिए ये लड़ाई एक तरह के एक्सट्रीमिस्ट फोर्स के खिलाफ है जिसको नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं, लेकिन लड़ने का तरीका एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। लड़ने का तरीका वही है जो भारतीय तरीका है पूरी तरह से। तो भारतीय तरीका हमेशा से ऐसा रहा है, धैर्य का, अहिंसा का, और जो सबसे सुंदर बात है कि देखिए जब भी कोई तानाशाह किस्म का आदमी सत्ता में हो तो उसको सबसे ज्यादा डर और घबराहट जो होती है वो होती है ह्यूमर से, उसको चुटकुलों से बहुत डर लगता है। तो और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता के ऊपर सबसे ज्यादा असरदार अगर कोई चीज है तो वो चुटकुला ही है, और इन बच्चों ने चुटकुला बना दिया मोदी का। मतलब क्या क्या नहीं बोला और क्या क्या नहीं किया और किस रूप से, तो मतलब इन्होंने जता दिया कि मतलब हम आपसे डरते नहीं हैं, मूल बात तो ये है। और हमको जो कहना है वो हम कहेंगे, और वो हम कहते हुए जो है हमारी अपनी भाषा होगी। हम भाषा मोल भाव कहीं से लेकर अपनी उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही बात है ये। और मुझे विशेष रूप से इस बात की खुशी है कि इस दौर में फिर से जो कई दशकों के गांधी को बदनाम करने की कोशिश के बाद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के कारण जो है गांधी और ज्यादा रेलेवेंट हो गए हैं। प्रोटेस्ट दर प्रोटेस्ट उनका रेलेवेंस बढ़ता जा रहा है। और जब वो आपको जेन जी जनरेशन में दिखता है कि जब वो गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं तो फिर तो मतलब कहना ही नहीं है, फिर तो देश सही रास्ते पे है। सही रास्ते। मैं अनुपम जी हरदम कहता हूं, मैं इधर मैंने एक दो जगह कल परसों में भी बोला, जब कभी आपका वैसे हो कि कुछ कर देखना नहीं है, थोड़ा रिलैक्स होना है, तो टॉम एंड जेरी, चार्ली चैपलिन, ये दो को आप देख लीजिए और घंटों देख सकते हैं, क्योंकि आप रिलैक्स रहते हैं कि ठीक है, मतलब काफी। मैं ईमानदारी से बोलूं, इन बच्चों ने जो काम किया वो हास्य से ज्यादा व्यंग था, वो सटायर था, वो कहीं हरशंकर परसाई दिख रहे थे वो। अब अगर बच्चा आके पूछा पुलिस अंकल आज आज लाठी नहीं चलाओगे, अरे हम उस दिन 20 को आए नहीं थे। पुलिस अंकल वो एक पूछ रहा है कि आपके पास टीयर गैस का व्यवस्था है कि कहा, हाँ आप आज टीयर गैस नहीं आ रहे, एक बार दो, फिर कोई कह रहा है अरे पानी चला दो। तो ये जो वो कह रहा है कि मैं कल नहीं आ पाई थी, आज मुझे थोड़ा आप लाठीचार्ज कब करेंगे बताइए। नहीं, और ये कोई बनी हुई बातें नहीं थी। अगर आपको याद हो, एक बहुत वायरल हुआ, एक पति पत्नी जो अधेड़ क्या मतलब एल्डरली थे, 55-60 के, वो बंबई से जहाज से आए, पैसे वाले दिख रहे थे, कहने लगे हम लोग टैक्सी से आए, कहा मेरा लड़का लंदन में है। उसने कहा जाओ जंतर मंतर, और अपने पिता से, उसके पिता बोले और मुझसे कहा कि लाठी में एक लाठी खा के जरूर आना, और अगर नहीं गए और लाठी नहीं तो मैं नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं तुम अपनी नौकरी करते रहो भैया, हम लोग जा रहे हैं। हम उस मतलब एक 55-56। मैं अंतिम बात एक चीज करके खत्म करूं, एक बड़ी चीज जिस रास्ते से मोदी जी ऊपर, सोशल मीडिया हैज अराइव्ड, या डिजिटल सोशल ऑल्टरनेटिव जो भी उसको बोलिए, अब मुझे लगता है कि इसको रोकना मुश्किल। और चीजें टेक्नोलॉजी का कभी कभी हम लोग लगता है ना नुकसान है, सब देखो बच्चे इसी में लगे रहते हैं, पढ़ते, लेकिन टेक्नोलॉजी ने जो अद्भुत काम किया है वो शायद अब रोकना मुश्किल है। अनुपम जी, इस सोशल मीडिया जी जी नहीं, मैं मानता हूं कि देखिए अब क्या, टेक्नोलॉजी को तो कभी भी किसी भी दौर में रोकना लगभग नामुमकिन रहा है। और टेक्नोलॉजी का अपना पेस है जिसका सत्ता से, सरकार से और नीतियों से कई बार संबंध नहीं होता है। तो कई सारे लोग कई चीजों की उपलब्धि लेने की कोशिश करते हैं कि हमारे सरकार में ये हुआ, हमारे सरकार में वो हुआ, लेकिन तकनीक का विकास जो है वो सरकारों से स्वतंत्र होता है कई बार। तो और उसमें मुझे लगता है कि वो रोक पाने की क्षमता जो है भारत जैसे देश में कम से कम वो सरकार में नहीं है। और सोशल मीडिया का जिस ढंग से इस्तेमाल किया, और सोशल मीडिया के, देखिए सोशल मीडिया तो फिर भी ये तो माध्यम है, ये तो चैनल्स है। इंपॉर्टेंट था वो कंटेंट, कहने का तरीका, वो भाषा। तो मोर देन द मीडियम इट इज द कंटेंट एंड द लैंग्वेज। जो जेनजी का जो था उसका बहुत असर हुआ है, और उसकी बहुत घबराहट हुई हमारे देश की सत्ता को और प्रधानमंत्री को। जी, चलिए अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर चेत जाए मोदी जी, देश के लिए कुछ अच्छा काम करें, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, कुछ करेंगे, जाना तो है ही, लेकिन जाते जाते कुछ चीजों के लिए याद भी किए जाएंगे। मुझे लेकिन चलिए,
जी। इसको अगर आप थोड़ा सा आगे अगर और बढ़ाने के का इजाजत दें अगर। हाँ, जरूर जरूर। हाँ, क्योंकि आपने कहा कि मोदी जी अगर जाग जाएं, मुझे लगता है एक बात जो महत्वपूर्ण बात है जो आना चाहिए, वो ये कि मुझे नहीं लगता है कि अभी भी मोदी जी जगे हैं। और उसके स्पष्ट उदाहरण और आधार है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी जिस ढंग से उनका महिमा मंडन करने का प्रयास हुआ भाजपा के सिस्टम के द्वारा, मतलब कि हमारे देश में इस्तीफे हमेशा से नैतिकता के आधार पे दिए जाते थे। कहा जाता था कि नेता जब भी इस्तीफा देता है तो कहता है कि नैतिकता के आधार पे दे रहे हैं। और इस भाजपा की सरकार में कहा गया कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। जिस दिन ये कहा गया था उसी दिन से मैं कह रहा हूं कि उनको कहना चाहिए था कि हमारे यहाँ नैतिकता नहीं। उसी को कहने का अलग रूप था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। लेकिन जब एक आंदोलन के दबाव में इतना थू-थू होने के बाद आपके शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद पूरी बीजेपी मशीनरी उनका जय-जयकार करने में लग गई। इसका मतलब कि इसके बाद भी आपकी अकड़ टूटी है, आपकी बुद्धि नहीं खुली है। ये दो अलग-अलग चीजें हैं। जी जी। अकड़ तोड़ दिया है इस आंदोलन ने इनका। क्योंकि ये एकदम नहीं करना, ये अभी भी जगे नहीं है, इनके अंदर जागृति नहीं हुई है अभी भी इस आंदोलन के कारण। दूसरी बात, जिस दिन प्रधानमंत्री वीडियो बना के कह रहे थे, और आप देखिएगा मैं शब्दशः बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि पेपर लीक बहुत गंभीर विषय है और उसके बाद कहा कि इसके गुनाहगार जेल में पड़े हुए हैं। जिस वक्त ये बात नरेंद्र मोदी कह रहे थे, ठीक उसी समय ये खबर आई पहली बार कि जो पिछली बार नीट का पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड जिसको बताया गया था, उसको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। ये दोनों एक ही दिन हो रहा है, सेम डे की घटना है। ये नीट 2026 को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, नीट 2024 का मास्टरमाइंड बताया गया संजीव मुखिया को, जिसको इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को केस हैंडओवर किया। सेम डे सीबीआई ने, मतलब सरकार की एजेंसी ने, जिसको मास्टरमाइंड बता के पेश किया गया था, उसको क्लीन चिट दिया है। और उसी दिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गुनहगार जेल में पड़े हुए हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है इनकी, उसकी तो मतलब सच में कोई किसी तरह की सीमा नहीं है। दूसरी बात की चर्चा तो हो गई पेपर लीक एक्ट पे। अब आप कह रहे हैं कि आप सजा को 2 साल पहले भी तो आपने पेपर लीक कानून बनाया था, उस वक्त भी बताया था कि ऐतिहासिक है। उस वक्त भी आपने एक कमिटी बनाया था डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, इसरो के पूर्व चीफ की अध्यक्षता में, जो पेपर लीक पे रुकावट करने के लिए काम करेगी। इस बार फिर आपने एक कमिटी बनाया है जो इस बार नंदन नीलेकर्णी की अध्यक्षता में है। इस बार फिर आपने एक कानून बनाया है, पिछली बार भी कानून बनाया था, वो भी ऐतिहासिक था, ये भी ऐतिहासिक है। बदला क्या है कि सजा के प्रावधान को आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल बढ़ा दिया। सवाल है कि आपका कन्विक्शन ही नहीं है जब, तो सजा किसको देंगे आप? मतलब आप 5 साल सजा देंगे कि 10 साल देंगे, 20 साल देंगे कि फांसी की सजा देंगे? वो तो तब होगा ना जब किसी को कन्विक्ट करेंगे। एक को भी कन्विक्ट नहीं किया है 152 पेपर लीक में। जब कोई कन्विक्ट ही नहीं होगा तो ये तो डिबेट ही फ्यूटाइल है कि हम उसको 5 साल की सजा दे रहे हैं कि 10 साल की सजा दे रहे हैं। आप तो सजा ही नहीं दे रहे किसी को, और डिबेट हो रही है संसद में कि हम इतने साल की सजा देंगे, और तो कुछ है नहीं। तो इतना खतरनाक आई वॉश हो रहा है इस आंदोलन के बाद पेपर लीक के नाम पे। और पेपर लीक रोकने को लेकर जो बहस होनी चाहिए, जो हमारे आंदोलन में युवा हल्ला बोल के तरफ से कई प्रपोजल्स आए कि कैसे एग्जाम कोड बन सकता है, कैसे पेपर लीक की संभावनाओं को कम किया जा सकता है, उस पर तो कोई बात ही नहीं है। सब बात यह है कि पेपर लीक होने के बाद हम क्या क्या सजा देंगे और कैसे कैसे सजा देंगे। और ये बात हर बार होती है जब जब पेपर लीक होता है, तो ये भी एक तरह का धोखा है, छलावा है। इस बात को जो बड़ा वर्ग है जेन जी का, वो इस बात को समझ जाएगा आसानी से। और इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि ईमानदारी नहीं है पेपर लीक के मुद्दे पर, एग्जाम्स सिस्टम को सुधारने के मुद्दे पर ईमानदारी नहीं है, इसीलिए फिर से आने वाले समय में इसी विषय से ट्रिगर होके फिर से आंदोलन होगा, और वो इससे भी ज्यादा बड़ा होगा संख्या और ऊर्जा के मामले में। नहीं, क्योंकि अनुपम जी एक बार भी नहीं कहा गया है कि क्यों हो रहा है और उसकी जड़ को नहीं। भाई आप 10 साल की जगह 100 साल की सजा कर दो, 10 करोड़ की जगह 1000 करोड़ का जुर्माना लगा दो, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। मैं एक चीज अंत में कह के इसको खत्म करूंगा। देखिए, ये अपने हिसाब से सारी बातों को कंफ्यूज कराते हैं मोदी जी।
मोदी जी वहां पे कंक्लूड कर दिए हैं कि बहुत भद्दी गाली दी गई, बहुत ये गाली दी गई, फलाना गाली दी गई। उसपे एक दो चीजों को मैं स्पष्ट करूं। एक, मोदी जी बार बार कह रहे हैं मेरी माँ को, मोदी जी की माँ को किसी ने गाली दी? मोदी ठीक बात जी को पहली चीज तो 99%, 99.99% लोगों ने कोई गाली नहीं दी। 0.1% अगर 0.1 या 0.01% अगर लोगों ने दी, वो दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने मोदी जी को गाली दी है, मोदी जी की माँ को गाली नहीं दी है। दोनों में फर्क है, ये मोदी जी को ठीक समझना बात होगा। एक, नहीं, और दूसरा, ये कह के कि मेरी माँ को गाली दिया, मेरी माँ को गाली दिया, असल में मोदी जी खुद अपनी माँ को अपमानित कर रहे हैं। नहीं, अब किसी मैं ने दो नहीं चीज किया। और बता, अनुपम जी मैं दो चीज और बता दूं। गाली तो मोदी जी ने अपनी माँ को दी है जब वो कह रहे हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल। अनुपम, आप, मेरी ठीक माँ बात। इस समय अब जिंदा नहीं है, आपकी माँ जिंदा जी है। आप जाके उनके जी सामने बोलिए मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। आप हम्म, अपनी माँ के साथ जी गाली से खराब काम कर रहे हैं। ठीक ये बात। गाली तो मोदी ने अपनी माँ को दी है। मैं एक जी और चीज मैं इसलिए बातें कह रहा हूं कि ये भी समझने वाली बात है। मैं भी, मैं गांव से मेरा रिश्ता है, गांव से आपका रिश्ता है। मुझे एक चीज बता दीजिए, आप जहां से आते हैं सुपौल से, मैं आता हूं गोरखपुर से, हम 6 भाई बहन हैं। 6 भाई बहन हट्टे कट्टे हों और अगर 85 साल की मेरी माँ धूप में एटीएम की लाइन में लगे, तो गांव वाले हम लोग को गाली नहीं देंगे, हो सकता है दो चार थपड़ियाएं भी। ठीक बात। जी इसके 6 भाई बहन के माँ जी 85 साल की एटीएम की लाइन में लग रही है, तुम्हारे लोग जी थू थू क्या कर रहे हैं, तुम्हें जी उस समय गाली किसी ने नहीं दी। वो तुम्हारा जी समाज बिल्कुल सोया हुआ समाज था। हम जिस समाज से जी आते हैं, अनुपम जी, आप अपनी माता जी को जरा एटीएम में भेज दीजिए और घर में आप बैठे हुए, आप लाख जी काम कर रहे हो, आप इस देश को जगा रहे जी हो। गाली जी खा के अगर नहीं निकलिएगा गांव से तो नाम बदल देगा। ये कौन, ठीक बात। किसको कर रहे हैं? हरकत करो जी खुद गाली खाने की, और फिर दूसरे को चिल्लाओ कि ठीक गाली बात। दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ठीक बात। तो ये अरे मोदी जी का जिस बात पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए उनको कि क्यों गाली दे रहा है। गाली देखिए हमारे हाँ, समाज की सच्चाई भी है। लोग गुस्साते हैं तो गाली देते हैं जिनके पास भाषा नहीं होती, आम लोग। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी को गाली देना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब कोई, अगर मान लीजिए आपके गांव घर में, मेरे गांव घर में कोई गाली देने लग जाएगा, तो मैं सोचूंगा नहीं भाई क्यों गाली दे रहा है। मैं, ये ऐसा रिएक्शन थोड़ी ना होगा। उनको नहीं सोचना अनुपम जी, चाहिए कि क्यों गाली दे रहा है, अगर कोई दे भी रहा है तो। अनुपम जी, मैं फिर से, मैंने सार्वजनिक रूप से मैं कहता हूं, मैं दोगलापन हम सब लोग करते हैं। मैं अपने क्लोज ग्रुप में गाली देता हूं, वो भी गाली देते हैं, मैं भी गाली देता हूं। मेरा जो एक बहुत जी क्लोज सर दोस्त मित्र अब कम होते जा रहे हैं, मर कुछ धीरे धीरे उम्र के उसमें है। लेकिन अगर मैं ये जी कहूं कि उसमें गाली गलौज नहीं करते हैं, ये झूठ बात होगी। जी लेकिन हम एक आवरण ओढ़े रहते हैं कि जब मैं आपसे बात करता हूं, किसी और समाज में जाता हूं, तो हम उस गाली को नहीं करते। फर्क ये हो गया है कि ये वाली जो जनरेशन है, ये बहुत चेंज नहीं करती है, ये जैसी है वैसी है। ये नो फिल्टर जनरेशन है। ये नो फिल्टर नहीं फिल्टर है। लगाती। एक दूसरा, ये जो मोदी जी कल कह रहे थे, उसमें उसमें एक बहुत बड़ी बात थी। देखिए, मोदी जी बारह कह रहे थे लड़कियों ने इतनी गाली दी, लड़कियों ने इतनी। अरे भाई, ये जनरेशन में आप कौन है डिसाइड करने वाले कि लड़का गाली देगा तो ठीक है, लड़की गाली देगी तो नहीं ठीक? आप कैसे डिसाइड करेंगे लड़का सिगरेट पिएगा तो ठीक, लड़की सिगरेट पिएगी तो नहीं ठीक? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि लड़का जीन्स पहन सकता है तो ठीक, लड़की जीन्स नहीं पहनेगी? मेरा कहना है ये बेसिक सड़ा हुआ माइंड मोदी जी का बताते हैं। मतलब हम और आप, जिस हम सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन जी अगर रात में निकलना अनुपम जी के, अगर अनुपम जी की बहन के लिए खराब है तो अनुपम जी के लिए भी खराब है। जी ये कह देना अनुपम जी के लिए अगर सिगरेट पीते हैं और सिगरेट खराब है, तो उनकी बहन के लिए भी सिगरेट, ये कह देना कि नहीं अनुपम जी तो पी सकते हैं, आनंद वर्धन तो पी सकते हैं, लेकिन उनकी बहन है। अरे भाई, ये बहुत ही घिनौनी और वो ये जो अपने को वुमेन एम्पावरमेंट का और क्या क्या मसीहा बताते हैं ना, ये इनकी सोच भी दर्शाती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दुनिया बदल रही है भाई, दुनिया बदल रही है जी अनुपम जी। और अगर आप नहीं बदलेंगे, इस जनरेशन के साथ नहीं रहेंगे, तो आप इनके साथ, आपको ये जनरेशन निकाल के बाहर फेंक देगी। आप इतिहास का, जी 25% वोटर हैं 18 से 30 साल के लोग भाई। जी 18 से 30 साल के 25% वोटर हैं। मोदी जी को इनसे अपना संवाद कायम करने के लिए देश को भी समझना होगा। पूरी दुनिया चेंज हो रही है, और जी भारत में अच्छा ये है कि हमारा लोकतंत्र जिंदा है। ये एक बहुत बड़ी जी हम लोगों को वो भी मिला है। थैंक यू सो मच अनुपम जी। और मैं, जैसा आपने कहा, वो जनजी वाला जरूर निकाल के अलग से लगाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नए बच्चों को भी आगे लाके उनसे बातचीत होते रहना चाहिए, जी क्योंकि उनके पास आइडियाज ज्यादा है, जी वो क्रिएटिव ज्यादा है। थैंक यू सो यस। मच, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। थैंक यू सो मच आनंद जी।